हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टॉपिक में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके 2018 में पूछे गए थे। तो हम उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे, देखेंगे कैसे प्रश्न आए थे और उसका डिटेल वाइज डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलेपन का कारण डैश ऊतक है, यानी पौधे में किस ऊतक की कारण जो है लचीलापन होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलेन काइमा। क्या हो जाएगा साथियों? कोलेन काइमा। तो इसका कोलेन काइमा राइट आंसर हो जाता है। एक इसके साथ और याद रखिएगा, क्या चीज़? स्केलेरेन काइमा। क्या चीज़? स्केलेरेन काइमा। तो इसको भी आप याद रखना, जो है पौधों को दृढ़ता मिलता है। ठीक है ना, स्केलेरेन काइमा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम है वो जड़ों से जल को लेकर के पौधों को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है ना। फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम जो है ये पौधों या पत्तियों में जो भी भोजन बने होते हैं उन सभी भोजन का सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है ना, जैसे आपका जड़ हुआ, तना हुआ और फल हुआ इत्यादि भागों में बने हुए भोजन को पहुंचाता है। ठीक है ना। और भोजन कहाँ बनता है? भोजन बनता है पत्तियों में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आप इसको देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले आप जानिए असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, जैसे किसी भी वस्तु पर लगाया गया सभी बल, उसका जो भी परिणामी बल हो वो शून्य ना हो, तो ऐसे बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है ना। किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो उसका जो संपूर्ण बल यानी परिणामी बल होगा वो शून्य ना हो, तो वो असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है ना। और इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, जैसे चाल होती है तो चाल इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। तो चाल में जो है परिवर्तन होता रहता है जब तक कोई असंतुलित बल लगाया जाए। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो आप याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 18वां समूह। ठीक है ना। हम पहले आते हैं सारणी पर, तो इसका फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो मित्रों, जो आपका 18वां ग्रुप है जिसको हम कहते हैं शून्य वर्ग तत्व, क्या कहते हैं मित्रों? शून्य वर्ग तत्व कहते हैं। ये आपका 18वां ग्रुप में आता है। जैसे आपका कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान और रेडान है। ठीक है ना। तो इन सभी तत्वों क्या हैं? आपके अक्रिय गैस हैं। इनका जो कोष्ठक होता है, इनके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो पूर्ण होती है। ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है, ये आपके जो है एक आदर्श गैस भी माने जाते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा समूह नंबर 18। ठीक है ना। 18वां ग्रुप जो आपका क्या होता है वो उसका पूर्ण कोश होता है। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा हम अगर आपसे बात करें तो 16वें समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैलकोजन। क्या कहते हैं मित्रों? कैलकोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है ना, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सभी आपके 16वें समूह में आते हैं। ठीक है ना। 15वें समूह में आपके नाइट्रोजन परिवार के जितने भी तत्व सभी आते हैं। और 17वें समूह की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन जो आते हैं आपके, वो सभी हाइड्रोजन इसमें होते हैं। ठीक है ना। कौन होते हैं? हाइड्रोजन आपके पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप कौन कौन से तत्वों को याद रखेंगे? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है, ये सारे आपके 17वीं समूह के तत्व हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा है आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो आपको बताना है कि जो सुचालक होता है उसका प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो साथियों इसको आप याद रखिएगा, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल में निर्भर करेगा, पदार्थ पर निर्भर करेगा, किस प्रकार का पदार्थ है, लंबाई पर निर्भर करेगा, और इसके अलावा आप याद रखिएगा ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना। तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो आप याद रखेंगे दाब पर निर्भर नहीं करता। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर
कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जब माना जाता है। तो जो कोई भी वस्तु है, इस पर जो कार्य करेगा गुरुत्व बल, उसको क्या जानेंगे, तो उसको हम जानेंगे भार। ठीक है ना, क्या जानेंगे मित्रों, भार। भार उसका हो जाता है गुरुत्व बल। ठीक है, तो अब इसको याद रखना, भार इसको कहा जाता है। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान ये कहीं परिवर्तित नहीं होता, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि भार हमेशा परिवर्तित हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। ठीक है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, आपको बताना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। इसका एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर सूत्र होता है अंतिम गतिज ऊर्जा और माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसका फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कैसे वैल्यू रखा जाएगा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, माइनस ये आपका V2 है, और उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा एम V1 स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, इस पर वैल्यू पुट करिए, तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ यम का मान कितना दिया है 1 किलोग्राम, वी का मान कितना दिया है, आप लिखेंगे अंतिम वेग क्या है 8 है, तो 8 रखेंगे। ठीक है ना, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, एम वी स्क्वायर माइनस इसमें भी हाफ करेंगे, और यम कितना है आपका 1 ही किलोग्राम है, और उसके बाद अंतिम वेग प्रारंभिक वेग क्या है आपका 4 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम यहाँ रखेंगे और इसका होल स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको जब सरल करेंगे आप तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हल करने पर 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसका कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम उसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। आपको बताना है किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है मित्रों, ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। किस में होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद द्रव में होती है। ठीक है ना, द्रव में उसके बाद होती है, और उसके बाद आपका गैस में होता है। ठीक है ना, और निर्वात में किसी भी प्रकार की चाल नहीं होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, नहीं गमन कर सकती है। तो निर्वात आपका जो है वो आपका वैक्यूम में नहीं चल सकता ध्वनि। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अगर आपसे पूछा जाए ठोस में किस में सबसे ज़्यादा, तो आप याद रखेंगे एल्यूमिनियम में। किसमें, एल्यूमिनियम में होता है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था। तो 1939 में सुभाष चंद्र किस पार्टी को शुरू किए थे, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या हो जाएगा मित्रों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब किए थे, तो आप याद रखना 1939 में किए थे। ठीक है ना, 1939 में इस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है ना, तो फिलहाल डेट तो लिखा ही है। इसके अलावा आप याद रखना आज़ाद हिंद फौज पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना जो किए थे पहली बार, इसका गठन जो है 1915 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, महेंद्र प्रताप के द्वारा। ठीक है ना, कौन, महेंद्र प्रताप के द्वारा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इसका कमान कब संभाले थे, इसका कमान जो है संभाले थे 21 अक्टूबर 1943 को संभाले थे। ठीक है ना, इसकी कमान कब संभाले थे, आज़ाद हिंद फौज की, तो आप याद रखना 1943 में इसकी कमान संभाले थे। और याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज की जो गठन हुआ था, ये आपका अफगानिस्तान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था मित्रों, अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है ना, अफगानिस्तान में किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल 2। कितने कक्ष होते हैं मित्रों, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं।
और मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं, तो आप याद रखना 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। जितने भी सरीसृप हैं, कौन, जितने भी सरीसृप हैं इनमें कितना होता है, आप याद रखना 3 चैम्बर होता है, ठीक है ना। कितने होते हैं, लेकिन अगर आपसे मगरमच्छ के बारे में पूछा जाए तो मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं, आप याद रखना 4 चैम्बर होते हैं, अपवाद के रूप में है, ठीक है ना। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होता है। इसके अलावा आप याद रखना मेढक में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। सांप में कितने होते हैं, हृदय कोष्ठक, तो 3 होते हैं। घड़ियाल में भी आपके 3 होते हैं। मनुष्य में 4 चैम्बर होता है, ठीक है ना। कौन कौन, दायां लिंद, दायां निलय, बायां लिंद और बायां निलय, ठीक है ना। चमगादड़ में कितना होता है, आप याद रखना 4 होते हैं चैम्बर। उसके अलावा आप याद रखिएगा कंगारू में भी कितना, 4 चैम्बर होता है। और आपका चिड़िया में भी 4 चैम्बर होता है। मछली आपके 2 चैम्बर्स की होती हैं। मछली में कितना होता है, 2 चैम्बर की इसके हृदय होता है, ठीक है ना। शार्क में भी 2 चैम्बर का हृदय होता है। मधुमक्खी में 5 होता है और काकरोच में याद रखना 13 चैम्बर का हृदय होता है, ठीक है ना। इसमें 13 चैम्बर हृदय का में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तब इसकी परमाणु संख्या कितनी है। आपको बताना है कि कोई समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या कितना है, 289 है, और इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है, तो 189 है। तो आपको बताना है इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आप याद रखिएगा जो होता है द्रव्यमान संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। जेड बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। इसमें देखो द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, यानी जेड का मान वैल्यू कितना दिया है, 298, ध्यान रख दीजिएगा 298 बराबर प्रोटॉन की वैल्यू कितना दिया है। प्रोटॉन की वैल्यू आपकी जो है, ये प्रोटॉन की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, ये परमाणु संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना। तो P बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या के बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या। तो हम इसी को निकालेंगे, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे प्लस जिसको हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया, 189 दिया है, ठीक है। जब 189 इधर आकर घटेगा तो प्रोटॉन की वैल्यू कितना आ जाएगी, ठीक है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 109, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 109 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्तर या फ्राइल बनाने में आसानी होती है, यानी कि किस गुण के कारण उसको हम चद्दर के रूप में फैला सकते हैं, आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता। क्या हो जाएगा, आघात वर्धनीयता। क्यों, क्योंकि जब किसी भी धातु को जब उसको पीटा जाता है यानी घात किया जाता है उस पर, तो वो क्या होता है, चद्दर के रूप में फैल जाती है। जिसका बेसिक सबसे ज़्यादा उदाहरण आप अगर देखेंगे तो सोना और चांदी है, ठीक है ना। सबसे आघात वर्धनीय तत्व कौन सा, धातु कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सोना और चांदी, ठीक है ना। सोना और चांदी दोनों है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा पारा जो है एकमात्र अधातु है जो आपका आघात वर्धनीय नहीं है, ठीक है ना। पारा आपका एक तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अलावा याद रखिएगा तन्यता का होता है, तन्यता होता है किसी धातु को या किसी पदार्थ को खींच करके बढ़ा देना, यानी उसको तन्य प्रदान कर देना, खींच करके तार के रूप में परिवर्तित करना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है। गारो, खासी, जयंती, 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि पाई जाती हैं मेघालय में, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। और इसी के कारण यहाँ पर अधिक बरसात भी होती है, जो कि स्थान का नाम है मासिन राम, ठीक है मित्रों। हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। तो जब रक्त के में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो कौन सी कोशिकाएं बताती हैं, तो आपको ये बताना है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा मित्रों, अग्नाशय हो जाएगा। तो अग्नाशय कैसे, जब कभी रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक है ना। इंसुलिन जो है अग्नाशय से बीटा कोशिकाओं द्वारा, किसके, बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है ना। बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का हार्मोन का स्त्रावित होता है, जो हमारे रक्त में शुगर की जो है मात्रा को नियंत्रित रखता है, ठीक है ना। किसका मात्रा नियंत्रित करता है, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब इसकी कमी आती है
तो वही शुगर जो है आपका मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या इसके कौन सी कोशिका जिम्मेदार है? बीटा कोशिका जिम्मेदार है और कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं, ठीक है मित्रों। अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत आपका जो है ये एक प्रकार से शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्यतः कौन सी प्रोटीन स्रावित होती, कौन सी प्रोटीन मिलती है? तो आप याद रखना एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। एल्बुमिन प्रोटीन इसमें स्रावित होता है, ठीक है, इसको आप याद रखना। इसके अलावा गुर्दा क्या होता है? गुर्दा मतलब किडनी। किडनी क्या होता है? ये जो है रक्त से अशुद्धियों को छान करके और मूत्र के रूप में इसको जो है बाहर निकालता है, ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मूत्र बाहर निकालता है, ठीक है, मतलब ये रक्त को छानने का कार्य करता है, ठीक है मित्रों। पित्ताशय का क्या कार्य है? तो जो पित्ताशय है इसमें जो है पित्तरस इकट्ठा होता है। क्या होता है? पित्तरस इकट्ठा होता है। लेकिन स्रावित कहाँ से होता है? तो आप याद रखना यकृत से स्रावित होता है पित्तरस, लेकिन इकट्ठा कहाँ से होता है? आपका पित्ताशय में होता है, ठीक है ना। और ये भोजन का पाचन कराने में सहायक है, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके पहले ह्यूमन बॉडी देख लीजिए मित्रों। ये आपका ह्यूमन बॉडी है। इसमें आपका ये वाला पार्ट ये आपका जो है क्या है? यकृत है, जिसको हम कहते हैं लीवर। इसके बाद ये किडनी है जो कि मूत्र छाने आपका रक्त में से अशुद्धियों को छानने का कार्य करती हैं और यहीं से जो है मूत्र छन करके जाता है, ठीक है मित्रों, किडनी, ठीक है। इसके बाद स्टोमच भोजन का आपका जो है आता है और यहाँ पर पाचन होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 1931 में भारत की राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने के वाले वायसराय का क्या नाम था? आपको बताना है, ठीक है मित्रों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इरविन। कौन थे? इरविन थे। 1931 में कौन थे जिन्होंने नई दिल्ली का उद्घाटन किया है, जो उस समय वायसराय भी थे? तो आप याद रखना इरविन थे, ठीक है ना। कौन थे? इरविन थे। आपको बता दें 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था तो इसमें जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम आए थे और यहाँ पर जो है दिल्ली का जो है नींव रखे थे, ठीक है ना। लेकिन 13 फरवरी 1931 को जो है ये इरविन साहब ने वायसराय जो यहाँ के थे इन्होंने जो है इसकी राजधानी का उद्घाटन किया था, ठीक है ना, दिल्ली राजधानी का उद्घाटन किया था, ठीक है। अगर हम वेले जली की बात करें तो वेले जली का सहायक संधि के रूप में इनको जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सहायक संधि के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है ना, सहायक संधि के लिए इन्हें जाना जाता है। कर्जन की बात करें तो कर्जन जो है ये काफ़ी सारा कार्य किए थे। जैसे हम बात करें पुलिस विभाग का स्थापना कराना, पुरातत्व विभाग, ठीक है ना, पुलिस विभाग हो गया, पुरातत्व विभाग हो गया। इसके अलावा आप याद रखना, इसके अलावा आपका जो है कृषि व्यवस्था में सुधार कराना और उसके बाद आपका याद रखना रेल विकास वगैरह हर एक चीज़ करवाना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फिलहाल इरविन हो जाएगा, ठीक है। और कॉर्नवालिस को याद रखना, ये अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राम सेतु कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। क्या हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है ना, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। देखते हैं कहाँ पर है मैप में। तो मैप में जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा है, आप याद रखना पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है ना, पाक जल डमरू मध्य है। इसी को राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये आपका जो है क्या है, राम सेतु के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला हम बात करें अगर और ऑप्शन की, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि की बात किया जाए तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर और आपका बेरिंग सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। कौन सी? उत्तरी प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप याद रखना अगला आपका ऑप्शन अगर बताया जाए तो कील नहर, कील नहर कहाँ पाया जाता है? तो आप याद रखना कील नहर जो है ये
उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, ठीक है ना, बाल्टिक सागर को जोड़ता है, तो आप इसको भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद जिब्राल्टर जल संधि की बात करें, यानी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात करें, तो ये जो है आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है ना, भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ता है, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हम उसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1875 में। कब हुआ था? 1875 में स्थापित किया गया था, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से उस लवण का नाम क्या है जिसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा लवण है निम्न में से जिसका जलीय विलयन में जिसका pH मान 7 से कम होता है। तो आपको बता दें सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 होता है, ठीक है। इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धावन सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना, धावन सोडा भी इसके नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसका pH वैल्यू कितना होता है, तो इसका pH वैल्यू जो है लगभग 11 होता है, 11 से 12 के बीच में होता है, ठीक है ना, इसकी pH वैल्यू 11 या 12 के बीच में होता है। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो NaCl है। क्या है? NaCl है, और इसका pH मान होता है लगभग 7। क्या होता है? 7। ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ठीक है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है NH4Cl, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। इसे हम नौसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? नौसादर भी कहते हैं, ठीक है ना, नौसादर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसकी pH वैल्यू लगभग 4 से 6 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? 4 से 6 के बीच में होती है, ठीक है मित्रों। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका है NaHCO3, ठीक है ना। क्या होता है इसका सूत्र? NaHCO3 होता है इसका। और इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी pH वैल्यू बताएं तो इसकी pH वैल्यू आपको याद रखना लगभग 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जिसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, आपको उसको बताना है। तो 7 से कम किसका है? तो देखो 4 से 6 के बीच में किसका है? अमोनियम क्लोराइड का। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है मित्रों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग इसके क्वेश्चन को और कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।